पुनः आपके जो है पॉलिटी के बैच में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए भैया, जिस तरीके से हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी के एमसीक्यू चल रहा है हमारा, तो हम लोग इस समय ओल्ड एनसीईआरटी के कितने ओल्ड एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी के हम लोगों ने इसको 3 दिन से प्रारंभ किया है। आज हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 7 की लास्ट क्लास होगी, कल से क्लास 8th के लिए चलेगी। तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी, पहले हम लोगों ने न्यू एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कवर किया, अब ओल्ड एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों के लिए चाहे यूपीएससी हो या फिर आपका यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, या फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, सभी लोगों के लिए, और आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी आयोग हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब के लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आपका जो है पॉलिटी के जो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बात बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए होगा। तो एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस आप लोगों को पहुँच रही है? अगर वॉइस पहुँच रही हो तो हम लोग क्लास को, अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो बताइएगा, एक बार आप लोग थम्स अप करिएगा जी। आदित्य सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओजी वाले जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। प्रिया जी वेरी गुड इवनिंग जी। प्रिया जी क्लियर है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए भैया, हम लोग अपने क्लास को आगे जो है ले चलते हैं और देखते हैं अपने एमसीक्यूज को। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, तो बताइएगा भैया। चलिए देखा जाए यहाँ पर, चलिए देखा जाता है। तो हमारा ये जो आज का पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। बात की जाए यहाँ पर, देखिएगा एक बार। चलिए क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, तो चलिए भैया पहला प्रश्न है, तो देखिएगा ये क्या है पहला प्रश्न। ये आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि लोकसभा का, यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा के यहाँ पर अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ पूछा गया है। आइए उसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है, सही के बारे में बात की जाए। लोकसभा के अध्यक्ष इस पद पर चुने जाने, भैया थोड़ा सा आवाज वाली बंद करिए, आवाज जो है गूंजेगी। चलिए भैया, बात की जाए इसमें, इस पद पर चुने जाने के लिए जो है लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। बताइएगा, इस पद पर चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य क्या है भैया, चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। बात की जाए दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है पद ग्रहण करने के बाद अपने राजनीतिक दल की सदस्यता यहाँ पर त्यागनी जो है होती है। बात की जाए यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष कभी भी जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर जो है यहाँ पर त्याग पत्र सौंप कर क्या हो सकता है, पद त्याग दे सकता है। इसमें कूट की सहायता से आपका उत्तर करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा आपको उत्तर, यहाँ पर देखना है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए भैया, इसमें से हम लोगों को देखना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो सही कथन यहाँ पर देखना है। बात की जाए, इस पद पर चुने जाने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। जी भी बिल्कुल, जो लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो जो है आपके जो निर्वाचित सदस्यों में से, अर्थात कही जाए बात, जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, क्या होती है भैया, जो आपकी नवनिर्वाचित आपकी लोकसभा जो होती है, लोकसभा, उनके सदस्यों में से ही क्या भैया, सदस्यों में से ही जो है क्या होता है, सदस्यों में से ही जो है एक सदस्य को बहुमत के आधार पर, किसको भैया, जी अंजलि पटेल जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। उन जो है क्या भैया, सदस्यों में से ही जो है एक सदस्य को बहुमत के आधार पर, किसके भैया, यहाँ पर आपका बहुमत के आधार पर, बहुमत के जो है आधार पर क्या होता है, यहाँ पर आधार पर उनको चुना जाता है। तो ये आपका पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। बात की जाए दूसरे कथन की, बात की जाए, जी प्रतिभा जी गुड इवनिंग, स्वागत है। बात की जाए यहाँ पर दूसरे कथन की, लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के बाद जो है अपने राजनीतिक दल की सदस्यता यहाँ पर त्यागनी होती है। ऐसी बाध्यता नहीं है भैया। इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, बताइएगा प्रतिभा जी, अंजलि जी,
ट्रेडिंग विथ एजे जी, ओजी वाले, प्रिया जी, आदित्य जी, सभी लोग बताइएगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष इसमें कौन है जो है और किस पार्टी से हैं, बताइएगा किस कौन है और किस पार्टी से हैं। बात की जाए यहाँ पर बताइएगा, बात की जाए लोकसभा यहाँ पर अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष अर्थात यहाँ पर स्पीकर होते हैं कौन भैया, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो है आपके जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर को देते, किसको भैया, डिप्टी स्पीकर, अर्थात जो है जो आपके डिप्टी स्पीकर होते हैं, अर्थात जो यहाँ पर आपके डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं भैया, जो है डिप्टी स्पीकर होते हैं आपके, अर्थात उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। क्या बताएं भैया, हर हर महादेव काल भैरव जी, जी स्वागत है भैया, हर हर महादेव। तो चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो ओम बिरला हैं। कौन है भैया, ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला जी क्या है भैया, इस समय लोकसभा के ये अध्यक्ष हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये आपके बीजेपी से हैं। किससे हैं भैया, ये बीजेपी से हैं, बीजेपी से हैं। और ये जो है जी ओम बिरला, बहुत शानदार, ओम बिरला जी हैं। चलिए भैया बहुत शानदार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इस आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, केवल और केवल एक वाला, ओनली वन सही है इसमें। ओनली जो है आपका कौन सा भैया, ओनली वन इसमें आपका सही है, बाकी दोनों कथन इसमें गलत हैं। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। बात की जाए यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की हम लोग बात कर रहे थे। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य हमारे सदस्य यहाँ से चुन के जाते हैं, हमारे जो है लोकसभा के सदस्य चुन जाते हैं, उन्हीं सदस्यों में से बहुमत के आधार पर जो बहुमत वाली पार्टी होती है वो जो है अपने जो है किसी भी चाहे सहयोगी दल का हो या अपने ही दल का हो, उसको बहुमत के आधार पर एक सदस्य को वरिष्ठ जो होगा उसको जो है लोकसभा का अध्यक्ष उनका चुना जाएगा। सब लोग बहुमत के आधार पर चुनेंगे। और जो है एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष जो है पद ग्रहण करने के बाद उस पार्टी को सदस्यता त्याग पत्र नहीं देते हैं, उस पार्टी के सदस्य रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उनके साथ। बात की जाए यहाँ पर वो अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। चलिए भैया इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत शानदार, सभी लोगों का एकदम अच्छे से आंसर आया था भैया, बहुत शानदार सभी लोगों का, बहुत शानदार जी, काल भैरव जी और प्रतिभा जी, अंजलि जी, ट्रेडिंग विथ एजे जी, ओजीए वाले जो है सभी लोगों का, आदित्य जी, सभी लोगों का आंसर आया था। तो चलिए भैया बात की जाए दूसरे प्रश्न की, धन विधेयक की बात की जा रही है। यहाँ पर धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है कि बात की गई है। इस शब्द को आप लोग यहाँ पे ध्यान दिया करिएगा, नहीं है जो है धन विधेयक के बारे में, इससे जो है राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापित की बात की जाए अर्थात इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जी ऋचा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। बात की जाए यहाँ पर पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापित मतलब होता है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापित का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पर प्रस्तुत जो है क्या होता है भैया, प्रस्तुत जो है आपका प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापित का मतलब ये होता है। बात की जाए यहाँ पर जो है सरकार की आय और व्यय से संबंधित विधेयक धन विधेयक होता है। बात की जाए यहाँ पर धन विधेयक पर जो है गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसमें बताइएगा कूट की सहायता से आपका उत्तर करना है कि कौन सा इसमें कथन क्या है भैया सही नहीं है, इसमें आपका चयन करना है। बात की जाए यहाँ पर बात की जाए आपके धन विधेयक की, तो धन विधेयक का जो धन विधेयक की जो है व्यवस्था की गई है, धन विधेयक का प्रावधान है आपके कहाँ पर भैया, आर्टिकल जो है 110 में 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो इस प्रश्न की चर्चा कर की जाए तो जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को जो है यहाँ पर केवल जो है वहाँ पर केवल क्या भैया, धन विधेयक को केवल कहाँ पर भैया, लोकसभा में पूरा स्थापित और प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जो है ये प्रस्तुत होगा कहाँ पर भैया, ओनली वन लोकसभा में प्रस्तुत होगा ये जो है। और जी बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। पहला कथन तो यहाँ पर सही है। सरकार की आय व्यय
यहाँ पर देखिएगा सरकार की आय व्यय, इसमें आपका सरकार की क्या है भैया, आय व्यय संबंधित विधेयक, धन विधेयक होता है। तो बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा भैया। बात की जाए एकदम सही बात है, इसमें आय व्यय से संबंधित बात की गई है। और उसके बाद कह रहा धन विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जो आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात है, क्या भैया, बुलाने की बात है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाना, यहाँ पर देखिएगा बुलाने की बात जो है वो आपका आर्टिकल जो है संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत बुला सकते हैं। और जो है इसकी अध्यक्षता की बात की जाए, अध्यक्षता की बात की जाए तो 118 के अंतर्गत जो है आपके स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर करते हैं। बात की जाए यहाँ पर स्पीकर करते हैं। और यही बात आगे जो है आगे आपका 118(4) में बताया गया है कि स्पीकर अगर ना हो तो डिप्टी स्पीकर ना हो तो आपका यहाँ पर राज्यसभा के जो है राज्यसभा के उपसभापति अर्थात वहाँ पर वो करते हैं। बात की जाए यहाँ पर तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है केवल और केवल कहां पर है, संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल संयुक्त अधिवेशन जो आपका होता है ये केवल और केवल किस पे होता है भैया, साधारण विधेयक पे होता है। किस पे भैया, साधारण विधेयक पर होता है। संयुक्त अधिवेशन की बात की है, साधारण क्या भैया, साधारण विधेयक पर होता है, साधारण विधेयक पर प्रावधान है। संविधान संशोधन और जो है आपका संविधान संशोधन पर और आपका किस पे, और आपका यहाँ पर धन विधेयक पर इसका प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर गलत बताना था, तो गलत कौन हो जाएगा आपका, यही तीसरा वाला ही गलत हो जाएगा, तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, अर्थात बी वाला आपका यहाँ पर, बी वाला आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए भैया हम लोग जो है बी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, ऋचा जी बी आया है, प्रतिभा जी का बी आया, ओजी वाले का बी आया, आदित्य जी का, प्रिया जी का, काल भैरव जी का, बहुत शानदार, सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है ये प्रश्न आपका, लोकसभा में जो है क्या है भैया, लोकसभा में किसी विधेयक पर जो है आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है। चलिए भैया विधेयक जो है प्रस्तुत करने के से पूर्व होती है, विधेयक प्रस्तुत करने के समय होती है, द्वितीय वाचन में होती है, तृतीय वाचन में होती है। चलिए इसकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्या होता है चर्चा, क्या होता है इसके बारे में हम लोग तीसरे वाले में आपका जो है यहाँ पर देखते हैं जो है आपका। तो चलिए भैया बात की जाए, कोई भी विधेयक प्रस्तुत होता है तो इसको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या भैया, 3 चरणों से, 3 जो है आपके 3 चरणों से इसको गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है पहले चरण में, क्या होता है पहले चरण में, क्या होता है विधेयक जो है पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है और तीसरे चरण में क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात की जाए यहाँ पर पहले चरण में जो होता है आपका विधेयक क्या होता है, यहाँ पर भारत के जो है यहाँ पर राजपत्र में प्रकाशित होता है। क्या होता है भैया, प्रस्तुत होता है, प्रकाशित होता है। ये यहाँ पर क्या होता है इसका जो है राजपत्र में जो है प्रकाशन होता है या प्रस्तुत होता है। क्या होता है भैया, प्रकाशन होता है, यहाँ पर प्रकाशन होता है। और बात की जाए द्वितीय चरण में क्या होता है, इस पे आम बहस होती है। क्या होती है भैया, यहाँ पर प्रकाशन या प्रस्तुत होता है, इस पे क्या होती है, आम क्या होती है, बहस होती है, आम बहस होती है, इस पे आम बहस होती है। तृतीय चरण में क्या होता है, बहस के बाद यहाँ पर देखिएगा बहस के साथ जो है यहाँ पर क्या होता है, मतदान होता है। तो ये आपका होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है। क्या होता है भैया, हस्ताक्षर, इसके लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है। इसके बाद बताइएगा आपका तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी भी आम बहस जो होती है आपका द्वितीय वाचन में होती है, ये आपका द्वितीय वाचन हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा ये आपका होता है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, सी, बहुत शानदार। आदित्य जी, प्रतिभा जी, ओजीए वाले,
प्रिया जी, सभी लोगों, काल भैरव, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 4 नंबर के प्रश्न में क्या चर्चा की गई है। संसद जो है, संसद में जो है क्या भैया, विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। क्या है भैया आपका, पहला क्या कह रहा है कि धन विधेयक के समान जो है संविधान संशोधन विधेयक को भी जो है केवल और केवल लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। क्या ये बात आपकी यहाँ पर सही है। दूसरी बात कह रहा है कि जहां साधारण विधेयक को जो है सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, वहीं जो है धन विधेयक को यहाँ पर विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें जो है आप बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही है की बात किया गया है। सही की बात किया गया है, आवश्यक है, बहुमत से इसकी आवश्यकता होती है, बताइएगा। इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाता है। आइए इसको इस चर्चा करते हैं हम। क्या हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न पर, बताइएगा 4 नंबर का प्रश्न क्या हो जाता है यहाँ पर, बताइएगा इसको, बताइएगा कौन सा इसमें सही है। बात की जाए यहाँ पर धन विधेयक जो है, धन विधेयक के समान जो है संविधान संशोधन विधेयक को भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भैया जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, ये जो है आपका, ये जो है इसको जो है किसी भी सदन में, क्या भैया, इसको जो है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में जो है, चाहे वह आपका राज्यसभा हो या फिर आपका लोकसभा हो, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसमें बात की जाएगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जहां साधारण विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, वहीं धन विधेयक को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नहीं भैया, धन विधेयक को भी जो है, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को जो है साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। धन विधेयक को ही भी जो है साधारण बहुमत से, साधारण जो है आपका बहुमत से ही जो है इसको पारित किया जाता है। तो आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें से विचार करना है, तो यहाँ पर कथन सही पूछा है, तो ना तो 1 ना तो 2, आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डी आंसर हो जाएगा। प्रतिभा जी, ओजीए वाले, आदित्य जी, प्रिया जी, काल भैरव जी, बहुत शानदार, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए भैया 5 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 5 नंबर के प्रश्न में, आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। 5 नंबर का प्रश्न, निम्न में से संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है साधनों से स्थापित किया जाता है। बताइएगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात किया गया है, किससे भैया, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात की गई है। आइए इस पे देखते हैं। बजट के माध्यम से मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव, और बात की जाए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, बात की जाए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। इसमें बताना क्या है भैया, इसमें बताना है कि संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन से साधनों से स्थापित किया जा सकता है। बजट से मंत्रियों के यहाँ पर क्या है, मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, उच्चतम न्यायालय का हटाना। इसमें से बताइएगा क्या हो जाएगा भैया, 5 नंबर के प्रश्न में क्या हो जाएगा, बताइएगा भाई, बताइएगा आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। 5 नंबर में बजट, यहाँ पर कह रहा है कि नियंत्रण को स्थापित होता है बजट से और मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछना, हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा भैया। बजट प्रस्तुत होता है, इस पे जो है आपका बजट जो प्रस्तुत होता है, जी सी होगा, बहुत शानदार, सी होगा। 1 और 2 इसमें हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे, ये तो होगा नहीं, ये न्यायपालिका का मामला है। बात की जाए राष्ट्रपति महाभियोग, ये भी नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कब होता है, जब जो है आपका जो है सरकार का वो होता है, इसमें जो है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की बात है, तो अविश्वास प्रस्ताव करके तो उसको हटा देंगे भाई। जो आपकी जो है विधायिका सरकार होती है, उसको हटाने का काम होगा। यहाँ पर नियंत्रण जो है आपका क्या करना है भैया, नियंत्रण स्थापित करने की बात की जा रही। तो बजट जो है, जी बजट प्रस्तुत होता है, बजट में बहस होती है, बजट का आकार निर्धारित होता है, बजट में जो प्रस्तुत बातें होती हैं उसको पास कराना होता है,
उसमें ये होता है कि ऐसी बातों को रखा जाए, ऐसे बजट को, ऐसी मांग को रखा जाए जिससे कि क्या हो, वो प्रस्तुत हो, जो बजट होता है वो पास हो जाए। बात किया मंत्रियों से, ऐसे प्रश्न पूछा जाए जैसे मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री से पूछा जाएगा, बताइए शिक्षा मंत्री जी कि कब वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी फंसी है, उसको कब क्लियर करेंगे, इसके बारे में आपका क्या बात है, कितने महाविद्यालय, कितने यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कितने जो है सब खोले जाएंगे, इस पे जो है क्या है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उनसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइए वित्त मंत्री जी बताएं कि महंगाई कम कैसे करेंगे, बताइएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो वित्त मंत्री जी उस तरीके से योजनाएं लाएंगे, सरकार उस तरह योजना लाएगा जिससे कि जो है लोगों की महंगाई को कम किया जाए और लोगों को जो है, जो उनको समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से उनको, उनके जो है खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध हो, इस तरीके से प्रश्न पूछ के जो है इन पर नियंत्रण रखा जाता है। तो आपका सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? सी वाला। एक और दो दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए इस पे बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कथनों विचार करिएगा। ऐतिहासिक क्या है भैया? ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा राज्य सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। बताइए भैया, बताइए इसमें इसका उत्तर कहिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर जो है संघ सरकार तथा राज्य सरकार जो है में किसी के भी द्वारा सर्वप्रथम जो है क्या होता है, बना कानून ही कार्यान्वित होता है। सही नहीं है बताना है, इसमें क्या बताना है? सही नहीं है बताना है। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, 6 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें से? सही नहीं है बात की जाए। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा राज्य सूची का विषय है? नहीं भैया, ऐतिहासिक स्मारकों की जो रक्षा का विषय है ये आपका संघ सूची का विषय है। किसका है भैया? ये संघ सूची का विषय है। क्या है भैया? संघ सूची का विषय है। ये गलत हो जाएगा आपका। बात की जाए दूसरे में समवर्ती सूची के विषय पर संघ सरकार राज्य सरकार, जी यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, संघ सरकार और आपकी राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर गतिरोध होने की स्थिति में क्या होता है? गतिरोध होगा तो संघ सरकार द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया कानून जो हमारा, किसके द्वारा भैया? संसद द्वारा बनाया गया कानून ही जो इसमें मान्य होगा। इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम वाला बात की गई है राज्य सरकार का, ऐसा नहीं है भैया। इसमें दोनों कथन आपके सही नहीं है, दोनों आपके सही नहीं है भैया, दोनों सही नहीं है। सी वाला आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा। जी सी आ रहा है, प्रतिभा जी का, आदित्य जी का, ओजीए वाले प्रिया जी का, सभी लोगों का आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। बहुत शानदार, आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका देखिएगा। देखा, चलिए भैया 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न बताइएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो कि आप लोगों को दिखे। चलिए भैया इसको बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न है। आइए 7 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 7 नंबर का प्रश्न? आइए देखते हैं। यहाँ पर विषय दिया गया है और यहाँ पर सूची दी गई है। कौन सा सुमेलित नहीं है की बात किया गया है। क्या किया गया भैया? कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताया गया है कि आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए भैया बताइए आप लोग कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम लोग आइए मिलान करते हैं कौन कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। बात की जाए यहाँ पर डाक एवं तार संघ सूची का विषय है, एकदम सही बात है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है, बताइएगा। कृषि समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जो है राज्य सूची का विषय है, बताइएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है बताइएगा। केवल 2 3 1 4 और आपका 1 3 4। इसमें बात की जाए तो पहला वाला तो एकदम सही है भैया, पहला वाला एकदम सही है। बात की जाए इसमें आपका
बात की जाए इसमें आपका इसको, तो शिक्षा जो है, जो शिक्षा होती है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है, आपका समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा हो गया। और क्या हो गया जी, ये समवर्ती सूची का विषय है, एक गलत हो जाएगा। कृषि की बात की जाए तो कृषि आपका राज्य सूची का विषय है, कृषि क्या है भैया, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। वन्य जीव आपका, वन्य जीव जो है आपका ये भी राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएंगे। बी वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बताइएगा बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। और आप लोग देखिएगा, चलिए चलिए बताइएगा भैया इसमें, तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर शिक्षा हो गया समवर्ती सूची में, और क्या है भैया, शिक्षा हो गया। और आपका विवाह होता है, विवाह, विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, विवाह विच्छेद हो गया, जिसको क्या कहते हैं भैया, तलाक कहते हैं। क्या है भैया, तलाक। ये भी आपका किसका विषय है भैया, समवर्ती सूची का विषय है, ये आपका हो गया। तो चलिए भैया आगे देखा जाए, अभी और आगे हैं, आइए आगे पे चर्चा करते हैं हम लोग। 8 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाती है। कारखाना क्या भैया, कारखाना और श्रम कल्याण किस सूची का विषय है, बताइएगा। कारखाना और श्रम कल्याण किस सूची का विषय है, तो इस पे हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो ये कौन हो जाता है, कारखाना और श्रम कल्याण आपका समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। इसका भी आपका सी आंसर होता है। चलिए भाई बात की जाए वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं आपके, 58 विषय हैं। कितने भैया, 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, बताइएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं आपके, तो हम लोग देखेंगे तो आपके राज्य सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। और आपका समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं इसमें। ये आपके वर्तमान इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए भैया देखा जाए, यहाँ पर आगे देखा जाए, आगे देखा जाए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा किया जाए तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है। आइए 9 नंबर के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी जो है फैसलों से राष्ट्रपति को अवगत जो है, यहाँ पर अवगत क्या होता है, अवगत कराना पड़ता है। अवगत कराना पड़ता है। चलिए भैया यहाँ पर देखा जाए, आइए इसको जो है देखिए, चलिए भैया देखा जाए, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कह रहा है यहाँ पर इसको जो है राष्ट्रपति को अवगत कराना होता है। कोई भी जो है धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष जो है कि बिना सिफारिश के संसद में पेश नहीं होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है कि बात किया गया है। चलिए भैया बात की जाए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है भैया, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपका आर्टिकल कहाँ पे कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है ना, आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग जो है स्वयं या अपने अधीनस्थ जो है अधिकारियों के माध्यम से जो है उसका प्रयोग करेगा। परंतु वास्तविक जो शक्ति होती है, उस कार्यपालिका शक्ति जो है वास्तविक जो है होता है वो किसके अंदर में होती है, वो प्रधानमंत्री के अंदर होती है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए सभी फैसलों को राष्ट्रपति को अवगत कराना होता है, बिल्कुल अवगत कराना होता है। एकदम सही बात है आपका, ये भी आपका कथन सही है। दूसरा आपका गलत है। बात की जाए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या जो है धन विधेयक है, ये बात जो है बिना इसमें किसके, लोकसभा अध्यक्ष के बिना सिफारिश के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है। सिफारिश क्या है भैया, इसमें कौन सा कथन सही है, नहीं ये बात ऐसी नहीं है। वो जब विधेयक पेश कर दिया जाएगा तो उसमें उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है कि भैया ये विधेयक जो है कौन सा है, धन विधेयक है, इसका निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो है सही केवल और केवल 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
आइए इसका उसका उत्तर करिए। चलिए इसका उत्तर करिए। 10 नंबर का है, प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री की बात की जा रहा है। प्रधानमंत्री आपके संसद के दोनों सदनों प्रधानमंत्री क्या है भैया, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों का नेता होने के साथ साथ सरकार का भी नेता होता है। चलिए भैया, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन किया जाता है। प्रधानमंत्री को संघ सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने तथा हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। सही कथन इसमें चुनना है भाई, बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 10 नंबर के प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा। चलिए भैया, आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आमतौर पर अगर प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री आमतौर पर आपका लोकसभा का नेता होता है। किसका नेता होता है भैया, यहां पर देखिएगा वैसे बात की जाती है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर जो है जो होता है वो लोकसभा का क्या होता है, सदस्य जो होता है उसको बनाया जाता है। परंतु जो है राज्यसभा का सदस्य भी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो जो है वो क्या होगा, वो जो है लोकसभा में जो है सरकार का नेता होगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह जो है नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आमतौर बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा का नेता होता है। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर क्या कहा, दोनों सदनों का नहीं होता है भैया, एक साथ दोनों सदनों का नहीं होता है, एक ही सदन का होगा। बात की जाए प्रधानमंत्री की सलाह जो है, सलाह से ही जो है राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की नियुक्ति या निष्कासन करता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ये। बात की जाए यहाँ पर संघ सरकार के जो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, हटाने का काम नहीं भैया, प्रधानमंत्री नहीं करता है। ये भी आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला और आपका तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला केवल और केवल दूसरा सही है। इसमें ए वाला उत्तर हो जाएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए भैया आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। आइए इस पे चर्चा करते हैं जी। ओजी वाले प्रतिभा जी, आदित्य जी, काल भैरव जी, सभी लोगों का, प्रिया जी, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। आइए इस पे चर्चा किया जाए। 11 नंबर पे यहाँ पर मंत्रिमंडल क्या है भैया, मंत्रिमंडल में सभी जो है मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद क्या होता है भैया, मंत्रिपरिषद क्या है, कुछ प्रमुख मंत्रियों से मिलकर बनती है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति 6 माह की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही बात बताना है इसमें, क्या बताना भैया, सही बात बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मंत्रिमंडल में सभी मंत्री शामिल होते हैं नहीं भैया। जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये जो है कैबिनेट मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और मंत्रिपरिषद में जो है सभी मंत्री शामिल होते हैं। किसमें, मंत्रिपरिषद जो होती है इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। कौन, सभी मंत्री। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें जो है आपके जो सभी सदस्य होंगे, सभी मंत्री होंगे वो मंत्रिपरिषद में होंगे। परंतु जो है जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ये होता है, मंत्रिमंडल जो होती है आकार में छोटी होती है, मंत्रिमंडल जो है आकार में छोटी होती है, परंतु पावर में, शक्ति में ये जो है मंत्रिपरिषद से बड़ी होती है। यहाँ पर देखिएगा जो आपका ये यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो मंत्रिमंडल है,
यहां पर देखिएगा जो आपकी मंत्रिमंडल है इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। क्या भैया, आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट है। और जो मंत्रिपरिषद होती है, यहां पर मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी, मंत्रिपरिषद जो होती है वो जो है आपका आकार में तो बड़ी होती है, क्योंकि सभी मंत्री जितने होते हैं वो मंत्रिपरिषद के जो है सदस्य होते हैं, सभी मंत्री इसमें आते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद में क्या होता है भैया, सभी मंत्री आते हैं। परंतु इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, जो प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इनकी संख्या कुछ कम होती है। जैसे कि आपका 15-20 लोग कैबिनेट के हो जाते हैं। कितने भैया, जैसे आपका 20-25 कह दीजिए, 15 से 20-25, 15 से 20 लोग होते हैं इसमें कैबिनेट जो होते हैं, कैबिनेट से 15-20 होते हैं। जबकि इसमें आपके सभी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शक्ति में जो विशेष डिसीजन निर्णय लेना होता है वो कैबिनेट ही लेती है, मंत्रिमंडल ही लेता है। जिसमें जैसे जी कभी देखेंगे कैबिनेट का फैसला आया है जिसमें आपके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ये सभी लोग शामिल होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य मंत्री जी, ये सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। और आपका तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल के सभी निर्णय, मंत्रिमंडल के सभी निर्णय क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। बताइएगा इसमें, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा। ये सही बात है, एकदम सही बात है भाई। बाहर का कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बन सकता है, एकदम सही बात है भैया, ये भी बात सही है। प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, एकदम सही बात है। आपका 2, 3, 4 जहां पे सही हुए, 2, 3, 4, ये आपका 2, 3, 4 वाला सही हो जाएगा, सी वाला। पहला वाला आपका कथन भैया गलत है यहाँ पर। चलिए भैया, यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात जो कही गई है कहाँ पे है, लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। चलिए भैया, आर्टिकल 75(3) में कहा गया है जी। चलिए इसको देखा जाए, राज्यपाल के बारे में संदर्भ में कुछ कथन कहा गया है। आइए क्या है राज्यपाल के बारे में, आइए इस पर चर्चा करते हैं भैया, राज्यपाल के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। अरे भैया चलिए क्या पूछना चाहता है, यहाँ भारत का नागरिक, वह भारत का जो है नागरिक हो जो कि 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के यहाँ पर क्या है, राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन किसी भी समय राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इसमें सही कथन बताना है, सही कथन बताना है। तो क्या बताइएगा सही, इसमें बात की जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं इनकी नियुक्ति। तो ये आपका पहला गलत हो गया। और इनकी जो है राज्यपाल की योग्यता जो बताई गई है राज्यपाल की, वो योग्यता में कहा गया है कि इनकी उम्र कितनी होगी भैया, 35 वर्ष होगी। कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। और क्या है, अवधि जो होगी 5 साल होगी। कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। तो इसमें केवल और केवल कौन सा सही हो जाएगा भैया, केवल और केवल 3 वाला सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें, बी वाला, कि इनकी अवधि केवल और केवल 5 साल होगी, बाकी ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पर 13 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए। यहां पर पहला कह रहा है कि आम चुनाव के पश्चात प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। चलिए भैया कुछ सही बात कर रहा है क्या ये। चलिए दूसरा देखा जाए, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए भैया क्या बात है। तीसरा क्या कह रहा है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक पर जो है राष्ट्रपति से परामर्श का अधिकार है। बताइएगा इसमें सही बताना है, कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए भैया बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, बात की जाए आम चुनाव के पश्चात प्रत्येक
वर्ष क्या होगा, प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल का प्रथम सत्र जो है, प्रथम जो अधिवेशन होता है, राज्यपाल से भाषण शुरू होता है। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल अध्यादेश किसी भी समय जारी कर सकता है। भैया किसी भी समय नहीं, जब जो है सत्र न चल रहे हो, जब जो है विधानमंडल का, विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। क्या भैया, विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, दोनों सत्र या एक सत्र, दोनों क्या भैया, उसमें तो हर राज्य में है नहीं, यहाँ पर सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो, तब जो है जारी करता है अध्यादेश। किसके अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल होता है भैया, बताइएगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी करता है, कौन सा आर्टिकल होता है भैया, आर्टिकल आपका 213 के अंतर्गत जारी करता है। चलिए भैया बताइएगा जी। इट्स मी, सी तुक्का, अच्छा चलिए देखते हैं भैया, कोई बात नहीं। चलिए भैया जो है आपका, तो इसमें से आपका दूसरा वाला गलत हो गया, राज्यपाल विधानमंडल किसी विधेयक पर परामर्श, जी परामर्श जो है यहाँ पर आपका 13 वाले में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी तुक्का नहीं हुआ भैया, इट्स मी जी आपका एकदम बढ़िया, तीर एकदम निशाने पे लगा है, तीर एकदम निशाने पे लगा है भाई, सी हो जाएगा। प्रिया जी थैंक्स। अच्छा सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, रहता है जी, पूरे यूट्यूब में इतना अच्छा ही नहीं देखा। कोई बात नहीं भैया, आप लोगों के लिए जितना हो सकता है कोशिश यही रहती है कि जी यहाँ पर जी कोशिश यही रहती है कि एकदम अच्छे से जो है विस्तार पूर्वक जो है एक्सप्लेनेशन किया जाए। ये आपका एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी का जो शब्द होता है, जो इसके सेंटेंस होते हैं, इतने गुण होते हैं, उसको जो है इतने बड़े होते हैं, उसका जो है आपका कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना पड़ता है। तो कोशिश यही करते हैं, मेरी क्लास हो, आपकी पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, या आपके जितने भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से क्लासेस चलती हैं, सब में जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जी जी आदित्य जी, हाँ सभी लोग धन्यवाद करेंगे जी। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य जी भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू जी। प्रतिभा जी सी आया है जी, 213 होगा, बहुत शानदार। इट्स मी जी 213 होगा, आपने 123 बताया था। 123 जो होता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत कौन होता है भैया, वो 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, तो वहां पर वो नहीं होगा। तो चलिए भैया इसका आगे देखा जाए, बहुत शानदार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, आइए इस पे चर्चा किया जाए। तो क्या हो जाएगा इस पे, आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति, क्या भैया, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री स्वयं का त्याग पत्र देने से जो है मंत्रिपरिषद का पतन हो जाता है। मुख्यमंत्री के स्वयं का त्याग पत्र देने से मंत्रिपरिषद का पतन हो जाता है। चलिए भैया तीसरा क्या कह रहा है, जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य जो है करने में असमर्थ, यहाँ पर करने में समर्थ न हो, तो जो है ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वेच्छा से राष्ट्रपति शासन जो है लागू करवा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या कह रहा भैया, कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा 14 नंबर में, कौन सा कथन यहाँ पर क्या भैया सही नहीं है। आइए, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बताइएगा भैया, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर विशेष करके जो राज्य में विधानसभा में चुनाव में जो है जो बहुमत वाली पार्टी होती है, या जो अधिक जो है सीटें पाई रहती हैं, उस पार्टी के नेता को, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये बात यहाँ पर है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त कर सकता है। ये आपका बताइएगा क्या हो जाएगा, सही नहीं है, तो आपका ये कथन सही नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वयं त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद का पतन हो जाएगा, एकदम सही बात है भैया। मंत्रिपरिषद जो होती है
जो है उसमें मुख्यमंत्री अगर नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद क्या करेगी भैया, पूरे मंत्रिपरिषद का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये कथन आपका सही है। बात की जाए तीसरी की, जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य जो है करने में असमर्थ ना हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वेच्छा से राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। बताइएगा इस कथन के बारे में, बताइएगा क्या हो जाएगा। बताइए भैया, स्वेच्छा से राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है? ऐसा नहीं है भैया, वो जो है लागू थोड़ी करवाएगा राष्ट्रपति से बड़ा थोड़ी है। राज्यपाल जो है स्वेच्छा से राष्ट्रपति से यहाँ पर लागू करवा सकता थोड़ी है, ये सिफारिश करेगा। क्या करेगा भैया, ये जो है राज्यपाल महोदय जो होंगे ये राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। क्या करेंगे भैया, सिफारिश करेंगे। ये सिफारिश करेंगे कि जो है यहाँ पर संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है, राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय आप जो है इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कृपा करें। तो वहां पर जो है ये क्या करेगा, सिफारिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही नहीं है तो पहला भी नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, 1 और 3 आपका सही होगा, डी वाला हो जाएगा यहाँ पर, केवल और केवल दूसरा वाला कथन यहाँ सही होगा। बताइएगा, डी वाला हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, आइए भैया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या है भैया, उच्चतम न्यायालय की बात की जाए, क्या है उच्चतम न्यायालय? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की बात किया गया है यहाँ पर 15 नंबर के प्रश्न में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है मापदंड कौन सा सही नहीं है भैया, बताइएगा कौन सा मापदंड इसमें सही नहीं है। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहा हो। तीसरा सी वाला कह रहा है उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का जो है यहाँ पर कार्य कर चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक जो है क्या हो भैया, एक यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठित, क्या होगा भैया, लब्ध प्रतिष्ठित जो है न्यायविद हो। कहने का मतलब है कि कोई न्यायविद हो, इसमें बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है आपका क्या कहा गया है कि यहाँ पर किसी उच्च न्यायालय किसी हाई कोर्ट में कम से कम आप 10 वर्ष तक वह व्यक्ति वकालत किया हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जो है वह क्या रहा हो, वह न्यायाधीश रहा हो, और जो है वह या तो फिर राष्ट्रपति की नज़र में वह एक महान जो है न्यायविधि रहा हो, विधिवेत्ता हो, तो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो सी वाला कथन है ये इसमें गलत है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही वाला आपका उत्तर भी हो जाएगा, सी वाला। बताइएगा भैया, सी वाला यही आपका उत्तर हो जाएगा जी। बात की जाए जो राष्ट्रपति के नियुक्त करने की योग्यता है कहाँ पे है भैया, वो आर्टिकल 124 कहाँ पर, 124(3) में है। कहाँ पर भैया, 124 के 3 में उसकी योग्यता के बारे में दिया गया है। क्या भैया, योग्यता के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखा जाए, 16 नंबर के प्रश्न पर बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है, न्यायाधीश की उसके पद से रिक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि क्या है भैया, यदि न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु किया हो, 65 वर्ष की आयु किया हो, या फिर जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं, या फिर साबित कदाचार या समर्था के अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। सही बताना, इसमें कौन सा कथन आपका सही है, इसमें बताना है। बताइए भैया कौन सा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो वहां पर देखना है, सही बताना है। तो बताइएगा आप लोग जी। शिवानी पटेल जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया।
वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए इसका आंसर करिए भैया, शिवानी जी, सभी लोग आंसर करिए। शिवानी जी आंसर करिए, प्रतिभा जी आंसर करिए, आदित्य जी करिए, ओजीए वाले, प्रिया जी, काल भैरव जी, सभी लोग आंसर करिए भैया। चलिए भाई, बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। देखिएगा, आप जो है जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों तो वो पद से रिक्त होंगे, उनका पद रिक्त होगा। बात की जाए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, कोई भी हो, यहाँ पर देखिएगा मुख्य न्यायाधीश को संबोधित नहीं भैया, कोई भी न्यायाधीश हो आपके, वो अपना त्याग पत्र जो देंगे वो किसको संबोधित करेंगे? त्याग पत्र जो है, जो मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को, अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को नहीं भैया, ये अपना त्याग पत्र जो है किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्या किसको देंगे भैया? राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। त्याग पत्र जो होगा राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देंगे। उनके संबोधन में, संबोधन जो होगा वो राष्ट्रपति का होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाएगा। उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है? वहां पर उनको कार्रवाई क्या होती है उनकी भैया, उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, केवल साबित कदाचार संसद द्वारा, किसके द्वारा भैया? संसद द्वारा उनको जो है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से क्या होता है भैया? बहुमत के द्वारा हटाया जाता है ना, दोनों सदनों के द्वारा, यहाँ पर संसद द्वारा इसको इनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपका केवल सही पूछेगा तो केवल और केवल ए वाला हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, शिवानी जी एक ही है, प्रतिभा जी, ओजीए वाले, प्रिया जी, काल भैरव जी, आदित्य जी, बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का ए आया है। चलिए भाई, चलिए भाई, देखा जाए 17 नंबर का प्रश्न है, इस पे चर्चा किया जाए। क्या है भैया? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, शक्तियों के बारे में यहाँ पर संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है की बात किया गया है। आइए भैया, उच्चतम न्यायालय के पास 2 ही जो है अधिकार, यहाँ पर अधिकार क्षेत्र हैं, एक प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, दूसरा जो है अपीली अधिकार क्षेत्र। चलिए भैया, दूसरा क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक जो है जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या है भैया? अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले भी आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कुछ सार्वजनिक विषय पर जो है उच्चतम न्यायालय से जो है क्या होती है, से सलाह जो है राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मानना आवश्यक है। बताइएगा भैया, राष्ट्रपति द्वारा कुछ सार्वजनिक विषयों पर उच्चतम न्यायालय से मांगी गई सलाह राष्ट्रपति द्वारा मानना अनिवार्य है या आवश्यक है? बताइएगा, इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताइएगा 17 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, बताइए भाई। तो यहाँ पर जो है 2 क्षेत्राधिकार जो दिया गया है, ऐसा नहीं है 4 क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला कौन का? एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया आपका, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, क्या क्या होता है? चलिए आइए लिख लेते हैं हम लोग। एक आपका यहाँ पर प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक होगा, और आपका कौन होता है? अपीली क्षेत्राधिकार होता है, अपीली क्षेत्राधिकार होता है। बताइएगा भाई, अपीली होता है, और होता कौन सा होता है? एक आपका अपीली के बाद एक आपका परामर्शी होता है। बताइएगा भाई, परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है। और आपका कौन सा होता है? एक रीट क्षेत्राधिकार होता है, रीट क्षेत्राधिकार होता है, रीट क्षेत्राधिकार। 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं भैया। ये आपका होता है, देखिएगा, प्रारंभिक, अपीली, और आपका परामर्शी, और आपका रीट क्षेत्राधिकार। 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। तो देखिएगा इसमें देखिएगा आप लोग। तो चलिए भैया, पहला वाला गलत हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, राज्य जो आपके अंतर्राज्यीय जल विवाद आते हैं, नहीं भैया, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आपके किसके? अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपील जो है, क्योंकि राज्यों के
चाहे राज्य के जो है आपके मामले हो, या फिर जल विवाद के मामले हों, या दो राज्य के मामले हों, या केंद्र और राज्य के मामला हो, सब सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को सार्वजनिक जो है यहाँ पर मानना आवश्यक नहीं है। ये भी आपका बात की जाए, यहाँ पर उनके जो सलाह होती है, सलाह जो है मानना अधिकार अनिवार्य नहीं है। इसमें आपका तीनों आपके 1 2 3 तीनों जो है आपके सही नहीं है, आपके तीनों सही नहीं है। जो आपके तीनों हैं आपके तीनों सही नहीं है। इसमें देखिएगा आप लोग, बताइएगा भैया। आइए देखा जाए यहाँ पर परामर्शी या सलाहकारी। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए भाई 18 नंबर के प्रश्न में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या 18 नंबर का प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, यहाँ पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। बात की जाए यहाँ पर निर्वाचन संबंधी मुकदमे, क्या भैया, निर्वाचन संबंधी जो है मुकदमे जो होते हैं का निर्णित करने का अधिकार केवल जो है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। दोनों कथन में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इसको बताइएगा। बताइए भैया। 18 नंबर के प्रश्न की चर्चा की जाए तो 18 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बात की जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। भैया नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या होती है भैया, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, शपथ जो होता है, क्या भैया, शपथ जो है राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है, राज्यपाल द्वारा। ये आपका है, देखिएगा। तो ये आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात की जाए निर्वाचन संबंधी मुकदमा होता है, निर्वाचन संबंधी मुकदमे की बात अगर की जाए तो निर्वाचन संबंधी मुकदमा यहाँ पर निर्णित करने का अधिकार केवल जो है आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को है, ऐसा नहीं है भैया। हाई कोर्ट के पास भी होता है। इसका जो है किसके पास, हाई कोर्ट के पास भी होता है। यहाँ पर देखिएगा जो निर्वाचन संबंधी आपका क्या है भैया, निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है, निर्वाचन संबंधी विवाद वो जो है आपका कौन भैया, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी होता है। अगर जी LB लबसना, नमस्ते सर जी, लबसना जी स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भैया, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे निर्वाचन संबंधी विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के में किया जा सकता है आपका जी। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल, बहुत शानदार जी। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा, बहुत शानदार लबसना जी। रणजीत सिंह जी बहुत शानदार स्वागत है भैया आपका। तो यहाँ पर देखिएगा, बात की जाए नियुक्ति संबंधी जो निर्वाचन संबंधी जो है, जो आपका यहाँ पर निर्वाचन संबंधी विवाद होगा वो है निर्वाचन संबंधी की बात की जाए तो ये जो है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। आप लोगों को याद हो जी, प्रणाम भैया, आप लोगों को अगर याद हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, तो बहुत चर्चित मामला है हमारे जो है इसमें भैया, हमारे इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बहुत चर्चित मामला है इस समय। जो आपका आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम लोग जो हमारी इमरजेंसी लगी थी उसका कारण क्या था, जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जो है निरस्त कर दिया गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा जो है उनके निर्वाचन को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। जो उनके विपक्ष के जो है उम्मीदवार थे राजनारायण सिंह जी, उन्होंने रायबरेली सीट से वो जो है निर्वाचित हुई थी। जो है राजनारायण सिंह जी ने उसको जो है क्या किया था, उन्होंने बताया था, कहा था कि जो है ये मामला इन्होंने जबरदस्ती जीता है ये जो चुनाव है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या है भैया, उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने यहाँ पर केस किया। केस करने के बाद ये यहाँ पर केस चला
तो जो है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो है उनके निर्वाचन को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब, बताने का मतलब यही था कि निर्वाचन संबंधी जो विवाद हमारा यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था, ये विवाद आपका हाई कोर्ट के भी इसमें जो है हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई कर सकता है, उसके निर्णय हाई कोर्ट में भी जो है सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन डी जी, डी ऑप्शन होगा जी, हाई कोर्ट जी। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, एकदम सही बात, एकदम शानदार भैया, डी हो जाएगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका, चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी शिवानी जी, डी आ रहा रणजीत सिंह का, लैबसना जी का, प्रतिभा जी का, वो जी वाले प्रिया जी, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा भैया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए भैया 19 नंबर का प्रश्न है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर भारत की न्याय व्यवस्था के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है आपका सही नहीं है की बात किया गया है। क्या कहा गया भैया, कौन सा आपका सही नहीं है न्याय व्यवस्था के बारे में, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है भैया, यहाँ पर बात की जाए आपका संपत्ति के मामले, यहाँ पर कर्जदार व जो है देनदारी वाले मामले, व जो है रेलवे द्वारा ढोए गए माल के जो है नुकसान वाले मामले फौजदारी मामले कहलाते हैं। चलिए भैया इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न। बात की जाए दूसरा वाला क्या है, चोरी डकैती हत्या तथा जो है यहाँ पर क्या है भैया मारपीट आदि के जो है मामले दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। बात की जाए यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है, दीवानी तथा यहाँ पर फौजदारी मामलों में जो है आपका अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालय में जो है यहाँ पर अपील की जा सकती है। चौथा कथन क्या कह रहा है कि लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जहां जो है न्यायालय में लंबित या जो है मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामले का जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पर क्या करना है भैया, कूट के प्रयोग से आपका सही उत्तर ज्ञात करना है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 19 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया इसमें देखा जाए आपका कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा। इसमें जो आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा बात की जाए, यहाँ पर चलिए देखा जाए, देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बताया गया है संपत्ति, भैया संपत्ति का मामला आ गया। अगर जहां संपत्ति आ गई, संपत्ति ध्यान दीजिएगा, ये संपत्ति आ गई, यहाँ पर संपत्ति का मामला, यहाँ पर कर्जदार व देनदारी का मामले, रेलवे या फिर जो है रेलवे द्वारा धोए गए जो है नुकसान, ये सब आपके ये कौन से मामले आते हैं, ये आपके दीवानी के मामले आते हैं। क्या आते हैं भैया, दीवानी के मामले हैं। भैया आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमारे जो है संपत्ति हुआ, जमीन उमीन का हुआ, खेत वगैरह का मुकदमा का भैया दीवानी कोई मामला होता है भैया। चलिए दीवानी कर दिया जाए, तो दीवानी जो आपका दीवानी करने पे क्या होता है कि जो यथा स्थिति हो जाएगी आपका जी, पहला दूसरा गलत है। हाँ, ये जो है आपका जो संपत्ति वाला मामला है, संपत्ति हुआ, कर्जदारी का हुआ, देनदारी का मामला हुआ, रेलवे द्वारा ढोए गए माल का नुकसान, ये सभी आपके किस में आते हैं भैया, ये आपके दीवानी वाले में आते हैं। किस में आते हैं, ये आपका दीवानी मुकदमा हो जाएगा, दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं दीवानी। और आपका जो ये देखिएगा चोरी हुआ, डकैती हुआ, हत्या हुआ, मारपीट हुआ, ये किस में आते हैं भैया, फौजदारी में आते हैं ना। कहते हैं भैया फौज, आप ध्यान दिए होंगे जो जैसे झगड़ा लड़ाई होता है कहीं, या फिर आपका चोरी या डकैती का या फिर हत्या का मामला होता है, तो कहते हैं कैसा भैया, ये कैसा मामला है, फौजदारी का मामला है। कहते हैं भैया ना फौजदारी का मामला है। पुलिस जो है, पुलिस क्या करती है, फौजदारी के मामले में जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है। किसमें भैया, फौजदारी के मामले में। इसको ये आपका फौजदारी का मामला है, ये आपका फौजदारी का मामला है, तो ये आ जाएगा। ये दोनों उल्टा हो गया है, पहला और दूसरा जो है क्या हो गया है भैया, उल्टा हो गया, ये गलत है। बात की जाए दीवानी तथा फौजदारी के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील, बिल्कुल बिल्कुल भैया
जी संपत्ति दीवानी का मामला है जी। लवेसना जी एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही बात है। इसका 3 और 4 सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर दीवानी और फौजदारी के मामले में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को जो है क्या किया जाता है, जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। बिल्कुल भैया, कहते हैं ना कि अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो आपका तहसील होता है, तहसील के जो मुकदमे होते हैं, कचहरी के मुकदमे जो होते हैं, उनको जो है जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में उनको बिल्कुल यहाँ पर सुनवाई का मामला होता है। अगर आप केस हार गए हैं या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया है तो आप उस मामले को जो है कहाँ पर भैया, जिला न्यायालय, आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। यहाँ का जो मुकाबला, जो आपका मामला होता है, जो उसको जो है कर सकते हैं। तो आपका तीसरा वाला एकदम सही बात हो, ये आपका तीसरा वाला यहाँ पर देखिएगा, तीसरा वाला यहाँ पर देखिएगा, दीवानी और फौजदारी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को कहाँ पर, जिला न्यायालय में एकदम ले जा सकते हैं। सही बात है। लोक अदालत के ऐसे मंच या फोरम हैं जहां पर जो है न्यायालय में लंबित कोई भी हो या मुकदमा जो के रूप में दाखिल यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्या है भैया, सब निपटाया जा सकता है जी। बिल्कुल, लोक अदालतें जो होती हैं, एकदम सही बात कही गई है। यहाँ पर ऐसे फोरम मंच होते हैं कि न्यायालय द्वारा लंबित मुकदमों को यहाँ पर दाखिल, जी एकदम सही बात है। तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा एकदम। कहाँ भैया तीसरा चौथा, इसमें तीसरा चौथा इसमें सही बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। 3 यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा भैया आपका, बी वाला जो ऑप्शन होगा इसमें 3 और आपका 4, 3 4 सही हो जाएगा। पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखा जाए। सभी लोगों का आंसर आ रहा है जी, संपत्ति दीवानी का होता है 3 4, एकदम लेवसना जी एकदम सही बता रहे हैं आप। काल भैरव जी दूसरा, पहला दूसरा गलत है। बिल्कुल प्रतिभा जी, सभी का आंसर आ रहा है भाई। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 20 नंबर के प्रश्न में आइए, नागरिकता के संबंध में बात की गई है, नागरिकता के संबंध में। चलिए भैया, नागरिकता को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, क्या बताए, नागरिकों को बताइएगा, नागरिकों को सभी नागरिक, क्या भैया, नागरिकों को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, क्या कहा गया भैया, प्रश्न में कुछ गलती है क्या। आइए आगे देखते हैं। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, न्यायालयों के जो है न्यायाधीश बनने का अधिकार, स्थायी राजकीय कर्मचारी नियुक्त होने का अधिकार, दिए गए कूट की सहायता से यहाँ पर उत्तर का, सही उत्तर का चयन करना है। क्या है, नागरिकता के संबंध में अर्थ बताया है, क्या है, नागरिकता के अर्थ से संबंधित है। इसको बताइएगा, नागरिकता के अर्थ से संबंधित क्या है इसमें, बताइएगा भैया। बात की जाए यहाँ पर नागरिकों को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जी इसमें यह बताया गया है, समझ में आ गया है। देखिएगा, नागरिकता के संबंध में अगर आप भारत के नागरिक हैं, नागरिकता के संबंध में बात की गई है कि आप भारत के नागरिक हैं, उसके बारे में क्या कहा गया है, कौन कौन से आपको अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिक हैं। तो जो नागरिक हैं हमारे, नागरिकों को सभी नागरिक अधिकार मिलेंगे, सभी राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। हमारे भारत में जो भी नागरिक है उसको सभी राजनीतिक और आपके नागरिक अधिकार मिलेंगे। संसद और विधानसभाओं के सदस्य बनने का अधिकार, बिल्कुल भैया, आप चाहे भारत के नागरिक हैं, चाहे आप गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे जिस जाति वर्ग के हों, कोई भी आपका जाति वर्ग हो, उससे क्या है, आप इसके जो है संसद या विधानसभाओं के सदस्य बनने का अधिकार बिल्कुल है आपका। न्यायालय में न्यायालयों के न्यायाधीश बनने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। जो उनमें योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई हैं, जो न्यायाधीश बनने की योग्यताएं आपकी निर्धारित की गई हैं, उस योग्यता को आप पूर्ण करिए, आप पूर्ण करिए। आप नागरिक हैं भारत के, तो उसमें आप जो है ये आप न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, एकदम सही बात कही गई है। बात की गई है राजकीय, आपके स्थायी राजकीय कर्मचारी नियुक्त होने का अधिकार, एकदम सही बात है। इसमें आपके सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भैया, सभी आपके सही हैं, सभी हैं, डी वाला हो जाएगा। ये देखिएगा भैया, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, इसमें थोड़ा सा शब्द जो है समझना होता है इसमें, तो समझिए इसको अच्छे से आप लोग जो है, और उसके बाद इसको करिए। आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चल रहा है जो है। चलिए भैया अगला देखते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में कौन सी रीति जो है सही नहीं है, सही नहीं है इसमें नागरिकता के संबंध में, बताइएगा क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र के जो है सम्मिलित होने पर, दोहरी नागरिकता। इसमें दोहरी नागरिकता आपका सही नहीं होगा भैया। चलिए, दोहरी नागरिकता आपका इसमें संबंधित नहीं होगा। चलिए भैया बताइएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए तो नागरिकता कहाँ पर है भैया, जो नागरिकता है हमारे है, नागरिकता को कहाँ पर भारतीय संविधान के जो है भाग जो है 2 में रखा गया है। इसको आर्टिकल बात की जाए, जो आर्टिकल है आपका कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक में इसको जो है रखा गया है। बात की जाए नागरिकता, 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। वो भी क्या क्या है भैया बताइएगा। जन्म से, और जो है आपका क्या हो जाएगा, वंश परंपरा से, जन्म से, वंश परंपरा से, आपका जो वंश परंपरा से, और आपका क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा बताइए भैया। तीसरा क्या होगा, पंजीकरण से, और क्या हो जाएगा, देशीकरण से। क्या होगा भैया, चौथा क्या हो जाएगा आपका, देशीकरण से, और आपका क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं 5वां उसको, 5वां क्या होगा, किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण करने से ये होगा, सम्मिलित करने से, राज्य क्षेत्र को सम्मिलित करने से, इसको भैया क्षेत्र को यहाँ पर सम्मिलित करने से, यहाँ पर सम्मिलित करने से आपका इसको क्या है भैया, सम्मिलित करने से। 5 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर का प्रश्न क्या है। मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य क्या नहीं है भैया इसमें। चलिए मूल कर्तव्य बताया गया है, जो आपका वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना, अपने मतदान के समुचित यहाँ पर प्रयोग करना। ये आपका डी वाला इसमें नहीं होगा, डी वाला आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका 22 का, आपका क्या हो जाएगा भैया, 22 का डी हो जाएगा। चलिए भैया आपका टाइम हो गया है, आइए अब आसान एकदम प्रश्न है, आपके सभी प्रश्न एकदम आसान है, इसको आइए जल्दी कर लेते हैं। 23 नंबर में क्या दिया गया है, भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और समान भारतीयत्व की जो है भावना का निर्माण कहाँ पे है भैया, ये आपके मूल कर्तव्य में दिया गया है। मूल कर्तव्य में आपके दिया गया है, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, इसको बताइएगा, 24 नंबर का प्रश्न है भैया, क्या है 24 नंबर का प्रश्न, आइए देखते हैं। भारत में जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। भारत के 3 राष्ट्रीय प्रतीक है, कितने हैं भैया, भारत में 3 राष्ट्रीय प्रतीक हैं, बताइएगा। राष्ट्रगान कवि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की कविता से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो चलिए भैया इसको बताइएगा, इसमें आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो बात की जाए जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया भैया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, कब भैया 22 जुलाई आपका 1900 कब भैया 1947 को अपनाया गया ना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और क्या है भैया, इसको जो है जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, क्या है भैया जनगण मन, इसको क्या भैया रविन्द्रनाथ टैगोर का भैया, रविंद्र, यहां पर देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है ये है, हो गया। बात की जाए 3 प्रतीक कौन कौन से हैं, 3 प्रतीक कौन कौन से बताइएगा, आप लोग बताइएगा 3 प्रतीक कौन कौन से हैं। तो एक आपका राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, एक आपका यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। एक क्या हो गया भैया, राष्ट्रीय गान हो गया, क्या हो गया भैया आपका राष्ट्रीय गान हो गया, और आपका क्या हो गया राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, क्या हो गया भैया एक चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। 3 प्रतीक हैं आपके भैया, ये 3 प्रतीक हैं। चलिए भैया ये आपका प्रश्न हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही है भैया, केवल और केवल एक वाला सही है, क्या भैया केवल और केवल एक सही है 24 का।
24 का केवल एक सही है। चलिए भैया आगे देखते हैं। चलिए भैया 25 नंबर का प्रश्न है, क्या है भैया, निम्न कथनों पर विचार करना है। देश के जो है, देश के क्या है भैया, देश के राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2.1 है। चलिए भैया राष्ट्रीय ध्वज में शामिल सफेद रंग जहां जीवन और खुशहाली का प्रतीक है, वहीं जो है हरा रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। बात की जाए यहाँ पर, बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज के, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो चक्र अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। कौन सा कथन इसमें क्या है, इसमें कौन से कथन राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में सही हैं, बताइएगा। जो यहाँ पर आकार की बात की गई है, इसके आकार इसका कितना आकार है भैया, राष्ट्रीय ध्वज का आकार की जहाँ बात की गई है तो इसका आकार क्या है भैया, इसका आयताकार तो है लेकिन लंबाई चौड़ाई का आकार क्या है भैया, यहाँ पर देखिएगा जो इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3 कितना है भैया, 3:2 है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। तो यहाँ पर जो रंग की बात की गई है, आइए रंग की बात किया जाए तो रंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रंग की बात की गई है इसमें राष्ट्रीय ध्वज में शामिल, तो यहाँ पर जो आपका कौन सा भैया, सफेद केसरिया, जो केसरिया होता है किसका प्रतीक होता है भैया, बताइएगा केसरिया किसका प्रतीक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका केसरिया रंग होता है, किसमें, चलिए भैया चलिए इसको देखा जाए, बताइएगा भैया। तो आपका जो केसरिया रंग होता है ये किसका प्रतीक होता है आपका, बताइएगा। यहाँ पर सत्य और पवित्रता का, त्याग बलिदान का क्या हो गया भैया, त्याग और किसका भैया, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है भैया, आपका जो सफेद रंग होता है पवित्रता का प्रतीक होता है, किसका होता है भैया, यहाँ पर देखिएगा पवित्रता का प्रतीक होता है, सत्य और पवित्रता का, किसका भैया, सत्य और पवित्रता का। और आपका हरा रंग होता है, वो जो हरा रंग होता है, हरा वाला किसका होता है, जीवन और खुशहाली का, किसका भैया, जीवन और खुशहाली का, इसका खुशहाली का प्रतीक होता है। चलिए भैया ये आपका हो जाएगा, बताइएगा। बात की जाए जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में होता है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में होता है, बताइएगा भाई। इसमें आपका ये वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा आपका, केवल और केवल तीसरा वाला सही है, बाकी ऊपर के दोनों यहाँ पर गलत है। तीसरा वाला केवल और केवल कथन 3 सही है, बी वाला हो जाएगा। कौन सा भैया, बी वाला, बताइएगा इसमें जी 25 का बी हो जाएगा। आइए भैया आप जो है 26 नंबर, इसको तो भैया कल इसको कराए थे, जोड़ दिए हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय, इसको जोड़ दिए हैं। क्या हो जाएगा इसमें, लोकसभा में क्या करना है, कौन सही नहीं है, इसमें देखिएगा क्या कहा गया, कौन सही नहीं है। बात की जाए यहाँ पर अधिकतम संख्या की, जो लोकसभा निर्वाचन अधिकतम संख्या की बात की जाए तो ये आपका कितना हो जाएगी, 550 हो जाएगी। और आपका लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इसमें निर्वाचित सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके भैया, जो आपके निर्वाचित है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यहाँ पर सदस्यों द्वारा इनको क्या किया जाता है, सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात की जाए यहाँ पर प्रत्येक सदस्य जो है राष्ट्रपति के सामने जो है आस्था और जो है निष्ठा की शपथ लेते हैं। नहीं भैया, किसके सामने लेते हैं, यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर के सामने, किसके सामने, प्रोटेम स्पीकर के सामने, स्पीकर के समक्ष जो है आपका शपथ लेते हैं। ये हो जाएगा। तीनों इसमें क्या भैया, तीनों इसमें सही नहीं है, तीनों डी हो जाएगा इसका। चलिए भैया डी हो जाएगा। बात की जाए इस प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की 27 नंबर की, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। 25 साल, कोई भी जो है नागरिक 25 साल हो
राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। कल हम लोगों ने चर्चा किया कि राज्यसभा सदस्य होने की उम्र कितनी है भैया, आपका 30 वर्ष है, इसमें बताए थे। और इसमें राज्यसभा के जो है अधिकतम निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। जी ये वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, 229 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एकदम सही बात है। 1/3 सदस्य इसके हर साल नहीं भैया, 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल, कितने भैया, हर जो है आपके हर जो है दूसरे साल 1/3 जो है 1/3 सदस्य आपके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल, कितने भैया, दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और आपका यहाँ पर देखिएगा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर देखिएगा आपका 2 और 4 सही हो जाएंगे। कौन सा भैया, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर विधान परिषद के बारे में बात किया, कल इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। विधान परिषद 6 राज्यों में है, कितने भैया, 6 राज्यों में, 8 राज्यों में नहीं है, कुल मिलाकर ये 6 राज्यों में है। कल हम लोगों ने इस पे भी चर्चा किया था, 6 राज्यों में है। और बात की जाए विधान परिषद की वही योग्यता होती है जो लोकसभा की होती है, नहीं भैया, जो यहाँ पर राज्यसभा सदस्य की योग्यता होती है वो है इनकी योग्यता होती है। बात की जाए विधान परिषद सदस्य चुनाव आधे से अधिक जो है इसमें, कल इसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में भी जो है कहाँ से कौन आते हैं इसकी भी चर्चा की थी, कौन सही नहीं है इसमें आपका कोई भी सही नहीं था। तीनों जो है आपके यहाँ पर तीनों सदस्य आप यहाँ तीनों कथन आपके सही नहीं है, डी वाला हो जाएगा इसका आंसर। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है इन प्रश्नों पर। तो चलिए भैया आज आपका यहीं पे समाप्त होता है, ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, बताइएगा जी। वंडरफुल सेशन, थैंक यू। काल भैरव जी, प्रतिभा जी डी कर रहे हैं, प्रिया जी नाइस सेशन, आदित्य जी बेस्ट एक्सप्लेनेशन गुरु जी, भैया थैंक यू सो मच, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। तो चलिए भैया अब इसी के साथ अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट यहीं पर ख़त्म करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे क्लास को। बताइएगा जी प्रतिभा जी, थैंक यू, नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। तो चलिए भैया हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो है जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।